बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। और आजकल शहर इक़्तिदार में सबसे धूम मची हुई है 27वीं यानी तरमीम की। मुसवदा किसी के पास नहीं है, मुलाकातें जारी हैं, मीडिया टॉक्स भी हो रही हैं और इजलास पर इजलास भी हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम आर्टिकल 243 के अलावा सब जितनी भी तरमीम हैं उन पर मुत्तफ़िक नहीं हैं, सिर्फ 243 है जिस पर सब मुत्तफ़िक है। मौलाना भी अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि अगर आइन और जमहूरियत के बेहतरीन मफाद में हुआ, इस मुल्क के मफाद में हुआ, तो हम आर्टिकल 243 की हमायत में आएंगे। पीटीआई जिसके पास मुसवदा नहीं है लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसे मुस्तरद करते हैं। देखा किसी ने नहीं है लेकिन सब कह रहे हैं हमारी ये राय है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कल रात को जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 243 के तो हक में हैं लेकिन हम आर्टिकल 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करने देंगे। हम बहबूद आबादी वाली वजारत को वापस नहीं जाने देंगे। इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा बॉम्बशेल अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ पर शहजाद इकबाल साहब के शो में थे। राना सनाउल्लाह साहब बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत पहुँचाए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल 243 है ना, ये वफाक के पास इख्तियारात रहेंगे। वो जो बात की जा रही थी कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो तमाम सर्विसेज चीफ्स की ना सिर्फ तैनाती करेंगे बल्कि कंट्रोल भी करेंगे। हुकूमत कह रही है कि भाईजान ये वफाक के पास रहेगा तमाम सर्विसेज चीज़ की तैनाती का मामला। तो फिर बहस आर्टिकल 243 पर क्या हो रही है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब को भी शायद पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इवन अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काबीना के बहुत से अरकान ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि 27वीं तरमीम के मुसवदे में कौन कौन सी तरमीम इजलास नहीं ना हुआ। इजलास होगा तो लोगों को पता चलेगा। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इजलास नहीं हुआ तो शहबाज शरीफ साहब 31 अक्टूबर के रोज़ ऐवान सदर में गए थे, आसिफ जरदारी साहब और बिलावल के साथ मुलाकात की थी। उस मुलाकात में वो किस बात पर जाकर उनसे हिमायत मांगने गए थे? ये हिमायत तो उस सूरत में मांगी जाती है कि जब आपके पास एक ड्राफ्ट हो और आप ड्राफ्ट जाके उनके सामने रखें और उनसे कहें कि ये ड्राफ्ट है, ये तरामीम हम लाना चाहते हैं, इसमें आपकी तजावीज़ क्या हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें। जो इसमें चीज़ें एक दूसरे के साथ इत्तेफाक राय से हम सामने आगे लेके आ सकते हैं वो हम ले आएंगे। जो जिन चीज़ों पर इख्तलाफ होगा उसको हम वक्ती तौर पर पोस्टपोन कर देंगे। मुस्तकबिल में देखेंगे कि अगर दोबारा उन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत पेश आई तो फिर दोबारा से एक नई तरमीम की सूरत में वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे, आपको पता मुनीब फारूक साहब इस हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मार्केट में डाल रहे हैं। फैसल वावडा साहब भी इसी ड्यूटी पर आए हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है 27वीं यानी तरमीम में 10 के 10 जो हमने नताइज लेने हैं वो ना हासिल हो, 7 हों, 3 28वीं के लिए छोड़ देंगे। देखिए, कुछ उसमें सियासी जमातें भी अपना कवर रखने की कोशिश करती है ना कि जो जमहूरियत सियासी जमातों को पता है क्या होने चाहिए। देखिए, सियासी जमातों को मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ों का पता है। उसकी वजह यह है कि मीडिया के ऊपर इस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ एक क्या कहते हैं कि नज़र का धोखा या स्मोक स्क्रीन जिसको कहा जाता है वो इस वक्त भी फैलाया जा रहा है। आवाम को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। और ये वो सियासी जमातें हैं, जैसे मैंने कहा कि 31 अक्टूबर को तो प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, ऐवान सदर में मुलाकात हुई। उससे पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो जब आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म की तब्दीली के हवाले से बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी और उस वक्त सामने आया कि अनवारुल हक साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया जाएगा। उस वक्त जब ऐवान सदर में ये सारे इजलास हो रहे थे, मेरे ज़राए तो ये कहते हैं कि उस वक्त आइनी तरमीम के हवाले से भी हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तमाम तर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी थी। सिर्फ उस चीज़ को दबा के रखा गया। और आप देखें कि 31 अक्टूबर को इजलास हुआ था, ये मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की। 4 रोज़ के बाद जाकर बिलावल जरदारी 3 नवंबर को वो जाके उसका ट्वीट कर रहे हैं और उस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। 4 दिन आप किस बात का इंतजार करते रहे? कौन सी ऐसी मुशावरत थी? 3 नवंबर का इंतजार करते हैं, बड़ी सिग्निफिकेंस है उसकी। देखिए, इमरजेंसी मुल्क में ना देखिए वो अब तक सवाल यही जहां पर यह पैदा होता है कि जिनके खिलाफ आपकी सारी जमहूरी जिद्दोजहद थी, अब उन्हीं के साथ मिलकर अगर आप आइनी तरामीम लाने की कोशिश करें और अपने आप को जमहूरी साबित करने की कोशिश करें तो वो चीज़ें उन्होंने 26वीं यानी तरमीम से ये तो सीखा, ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। देखें, ब्रूट मेजॉरिटी तो ऑलरेडी वो हासिल कर चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आपने मखसूस नशिस्तें छीन ली पीटीआई की, और वो मखसूस नशिस्तें जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये तो लिखा है कि ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये काम नहीं किए और ये चूंकि उन्होंने जो रिक्विजिट बनती है डायरेक्शन देते जहां पर इंट्रा पार्टी को उनका केस लगा हुआ है, कुछ 1.5 साल से सुन नहीं रहे, सुन लेते। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पड़ा हुआ है। 5 मार्च 2024 को
वो जो सर्टिफिकेट था वो पीटीआई 15 दिन के अंदर जारी करना, 15 दिन के अंदर उसके ऊपर अपना डिक्लेरेशन देना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसको नोटिफाई करना था कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हुए हैं या नहीं। उसके बाद आप देखें गलबन 30 जून को पाकिस्तान पे मुस्लिम लीग नून के हुए, नवाज शरीफ साहब बन गए फ्लैटीज होटल में 28 अब हाँ, तो उसके बाद आप देखें फ्लैटीज होटल में हुए, जो कंडीशंस पीटीआई के लिए मुकर्रर की गई थी वो दीगर सियासी जमातों के लिए नहीं हुई। इवन के पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो खटक साहब की जमात है उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन बगैर जमा करवाए उनको सर्टिफिकेट। इसके अलावा मौलाना साहब की जमात के हो चुके, एएनपी के हो चुके, लेकिन पीटीआई का अभी तक फैसला नहीं किया गया जो सबसे पहले जमा करवाए गए थे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने, अभी आपको पता है जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हो रहा था, इंतखाब होना था, तो उससे चंद रोज़ पहले वो सारी चीज़ें तब्दील कर दी गई हैं। तो मेरे ख्याल ये वो चीज़ें हैं जो आपको नज़र आती हैं कि वो सियासी जमातें जो जमहूरियत का लिबादा ओढ़ने की कोशिश कर रही हैं वो दर हकीकत जमहूरी नहीं बल्कि गैर जमहूरी रवैयों के ज़रिए ये सब कुछ कर रही हैं। जब बिलावल एक जलसे में खड़ा होकर ये कह रहा था कि हम ब्रूट मेजॉरिटी के साथ ये सारी आईनी तरमीम करेंगे, 26वीं तरमीम, और फिर हमने देखा कि पीटीआई के अरकान की औरतों, बच्चों, उनकी ख़वातीन को उठाया गया, थानों में बंद किया गया, फिर उनको मजबूर किया गया कि वो आके गिरफ्तारी दें, और फिर उन लोगों को इस्तेमाल किया गया। तकरीबन 11 लोग ऐसे थे जो सेनेटर्स अरकान कौमी असम्बली में से थे, जबकि तकरीबन कोई 3 से 4 सेनेटर्स भी थे जिनको उस वक्त बैकअप के तौर पर रखा गया था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आवाम ने आपके अपनी आंखों के सामने इस मुल्क के अंदर वकूफ़ पजीर होती देखी हैं। तो इसलिए अब आप ये कहें कि हम जमहूरियत के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं या आइन की बहाली के लिए या 18वीं तरमीम को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अवाम अब कबूल करने को, मानने को, सुनने को तैयार नहीं है। अवाम मैटर कर रहे हैं। देखिए, अवाम आज मैटर नहीं करती, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कोई भी सियासी जमात या कोई भी सियासी रहनुमा ही नहीं है, अगर अवाम से ये वोट लेकर आते, इनको एहसास होता कि हमने वापस दोबारा भी वोट लेने जाना है। देखिए, उनको तो फॉर्म 47 वाला रास्ता दिखा दिया ना कि आपके पास शॉर्टकट आ गया, अवाम में जाने की जरूरत नहीं। देखें, ये तो हो गया ना वक्ती तौर पे कि आपके पास फॉर्म 47, फ्यूचर में भी यही काम आ सकता है। फ्यूचर जरूरी नहीं है, पॉलिसियां तब्दील हो जाती हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस मुल्क में रातों रात पॉलिसियां तब्दील होती हैं, रातों रात तरजीहात बदल जाती हैं। जिनको आप साथ लेके चल रहे होते हैं वो अचानक से उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, जो आपकी ज़रूरत नहीं होते वो अचानक से आपके लिए एक एमरजेंसी सर्वाइवल आपका उनके साथ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस मुल्क में होती रही हैं। आज जो सियासी जमातें ये समझती हैं कि फार्म 47 के ज़रिए हम इक़्तिदार में आते रहेंगे, आपने इसी मुल्क में, इसी अवाम में रह के हुकूमत करनी है। ये तो हो नहीं सकता कि आप अवाम को उसके साथ कतई ताल्लुक़ कर लें और किसी ऐसी जगह पे आप मुंतकिल हो जाएं जहां आपका कभी अवाम के साथ आमना सामना ही न हो। तो जो लोग जमहूरी सोच पे यकीन रखते हैं या अवाम के साथ उनका राब्ता, ताल्लुक़ या वास्ता रहता है, वो कभी भी ऐसे पॉलिसी की वो हिमायत नहीं कर रहे। इवन अभी भी आप देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से ऐसे रहनुमा या अरकान कौमी असम्बली हैं जो पस पर्दा आपको ये बातें कहते हुए नज़र आएंगे कि हमने एक दिन अवाम में जाना है। जो पॉलिसीज़ इस वक्त हम ये अपनी हिकमत अमली लेके चल रहे हैं, ये किसी सूरत हमारे लिए नेक शगुन इसको वो नहीं करार देते। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल एक इलेक्शन आप कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये तसलसल नहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो आपको ये भी पता है कि मार्शल लॉ की भी एक उम्र है और मैक्सिमम 10 साल तक वो मार्शल लॉ आ जाता है, 12 साल। उसके बाद फिर पॉलिसियाँ तब्दील हो जाती हैं, तरजीहात बदल जाती हैं और नई चीज़ें आपको साथ अपने करनी पड़ती हैं। तो ये इन सियासी जमातों को ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जो चीज़ें इस वक्त आप लेके चल रहे हैं वो 18वीं तरमीम की सूरत में हो, वो 26वीं तरमीम की सूरत में हो या वो 27वीं तरमीम की सूरत में हो। 28वीं की बात भी अब तो देखें, 28वीं की वो इस वजह से भी की जाती है ना कि कुछ चीज़ें हमने जो 26वीं तरमीम में देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो फालतू उसमें शामिल की गई थी। वो सिर्फ ये होता है कि जैसे वो बच्चे को थप्पड़ से आप डरा के दवाई पिलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर भी उन चीज़ों से सिर्फ इनको डरा धमका कर वो तरामीन मंजूर करवाने की कोशिश की गई जो उस वक्त शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट की सबसे ज़्यादा ख्वाहिशात में शामिल थी, जैसे अदलिया को फौरी तौर पे करना। क्योंकि आपको याद है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब तो मुतअद्दिद टॉक शोज़ में उस वक्त ये कह चुके थे कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाते हैं तो डब्बे खुलेंगे और हुकूमत नवंबर 2024 के पहले हफ्ते में घर जाएगी। तो जब आपको इतना ज़्यादा खदशा हो, यानी 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाते अगर वो पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक चीफ जस्टिस बनते, और नवंबर के पहले हफ्ते में तो टोटल आपके पास 11-12 दिन बनते हैं या 15 दिन बनते हैं। तो इतने दिन में आपका पूरा सेटअप चला जाता। तो उस चीज़ को रोकने के लिए रातों रात तरमीम लाई गई, अरकान तोड़े गए, औरतों बच्चों के ज़रिए उनको मजबूर किया गया
और फिर वो तरमीम मंजूर हुई। अब उसमें जो चीज़ें रह गई थी अब वो अब हमारे सामने आ वही रही तो हैं। होने लगी हैं। आज शरीयत कोर्ट को खाली करवा लिया गया, हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर दे दिया गया कि शरीयत कोर्ट यहाँ ले आए। शरीयत कोर्ट के अंदर आईनी अदालत, एक तरमीम अभी मंजूर नहीं हुई, पास नहीं हुई, उससे पहले उस पर अमल दरामद कैसे हो सकता आपको पता है है? और नाम भी आ गया, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जनाब उस बेंच के सरबराह होंगे, अदालत के बल्कि सरबराह होंगे, और उनकी उम्र में गुंजाइश पैदा कर दी गई है। देखिए आपको याद 68 साल की उम्र तक अब जो है ना वो रिटायर नहीं होंगे। ये काफ़ी अरसे से चल रहा था। जब इवन खोसा साहब चीफ जस्टिस थे ना, आसिफ सईद खोसा साहब, उनके साथ हमारी उनकी रिटायरमेंट से तकरीबन कोई 2-3 रोज़ पहले मुलाकात हुई थी। जिस रोज़ परवेज़ मुशर्रफ साहब का फैसला आया था खसूसी अदालत से, उसी शाम हमारी उनके साथ मुलाकात हुई थी 3 बजे। तकरीबन 2 घंटे तक हमारी प्रेस एसोसिएशन की मुलाकात जारी रही। उस वक्त उन्होंने भी कहा था कि मुझे ये दाना डाला गया कि हम आपकी उम्र 68 साल कर देते हैं 65 से बढ़ाकर, तो आप उनकी हमारे उम्र नहीं कर देते, रिटायरमेंट की उम्र। रिटायरमेंट मतलब अमूमी तो बात उसी सेंस में वो कर रहा था। तो उनको अगर हम आपकी रिटायरमेंट की मुद्दत 68 साल कर दें तो आपको 3 साल मजीद मिल जाएंगे, आप मजीद 3 साल चीफ जस्टिस रहेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करने, हाँ वो खिदमात आप पूरी कर दें तो आपके लिए ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। खोसा साहब ने कहा कि मैंने वो दाना नहीं चुगा, क्योंकि अगर मैं एक बार दाना चुग लेता तो फिर शायद मुझे सारी ज़िंदगी यही करना पड़ता। तो उन्होंने नहीं किया। बाद में आने वाले बहुत से ऐसे थे जिन्होंने वो दाना एक बार नहीं चुगा, बल्कि अब बार बार चुग रहे हैं, और दिल उनका करता है कि वो बार बार दाना चुगें। चलें जी, अच्छी बात है, उनकी मर्जी, उनकी सवाबदीद, लेकिन जो अदालत बन रही है इस वक्त उसकी तरजीहात आपको भी पता है। तकरीबन वही काम लिया जाएगा जो इस वक्त आईनी बेंच से लिया जा रहा है, लेकिन उसका स्केल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आईनी बेंच में अभी वो थोड़ी सी लिमिटेड चीज़ें हैं, 2-2, 3-3 बेंचेस समटाइम बन जाते हैं, लेकिन जब एक आईनी अदालत बना लेंगे तो उसका तो फिर बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या रह जाएगा? सिर्फ ज़मानत के मुकदमात या सर्विस मैटर्स जिसके अंदर आइन और कानून की तशरीह ना हो, या जायदाद का मसला, 3 मरले, 5 मरले, 8 मरले, एक एपलेट कोर्ट बन के रह जाएगी जिसमें सिर्फ फौजदारी मुकदमात वगैरह सुने जाएंगे, कत्ल के मुकदमात होंगे, डकैती चोरी के मुकदमात, या इस तरह के जो दीगर सिविल पिटीशंस होंगी, ज़मीन के तनाज़ात हो गए या सर्विस मैटर हो गए। मेरे ख्याल में ये चीज़ें पीछे रह जाएंगी, और बहुत सारे ऐसे मुकदमात जिसमें जो फौजदारी भी होंगे, जो सिविल मैटर्स होंगे, या जो सर्विस मैटर्स होंगे जिसमें आइन और कानून की तशरीह का मामला उठाया गया होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिलेंगे। वो भी अल्टीमेटली आईनी अदालत के पास जाएंगे और आईनी अदालत उसके ऊपर वो सारा आगे जो उनका प्रोसीजर बनेगा उसके मुताबिक वो कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। अमीनुद्दीन साहब के बारे में आपको पता है, हम तो शुरू दिन से कह रहे थे कि चीफ जस्टिस आईनी अदालत, आईनी बेंच है उसके सरबराह बने, और उसके बाद आईनी अदालत वाला जब मामला आया तो उसमें भी ये फेवरेट थे। वैसे तो मोहम्मद अली मज़हर साहब भी और इस वक्त जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा आपस में एक मुकाबला चल रहा था। बनेंगे जैसे आपको पता है केसेस की समाअत के दौरान भी दोनों जजेस एक दूसरे को काउंटर कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि 26वीं तरमीम वाले में देख रही है, उसमें भी देखा है, और जमाल मंदोखेल साहब को थोड़ा सा ये भी एक उनको दुख है कि वो सीनियर हैं लेकिन अभी तक उनको बेंच की सरबराही नहीं मिली, जबकि और वो काजी साहब के बहुत करीब भी थे, काजी साहब के करीब भी थे। तो इसलिए चीज़ें हैं बहुत सारे, अभी भी मुझे तो यही लगता है कि बहुत सारे जजेस अभी भी इस कोशिश में। आप देखें ना, अपने पूरे निज़ाम इंसाफ को तमाशा आपने कैसे बनाया कि अब आप जजेस को ये चीज़ करने पर मजबूर कर रहे हैं कि ये फैसला है, ये मैं हुकूमत के हक में अगर नहीं देता और उसके अगेंस्ट देता हूँ तो मेरी सीवी खराब हो जाएगी। तो फिर वही बात है कि मेरी सीवी खराब हो जाएगी। फिर राना सनाउल्लाह साहब अब तो बाकायदा टीवी के ऊपर बैठ के इसको खुले लफ्ज़ों में इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि अगर जजेस फैसले नहीं देंगे तो उनको जज रहने का कोई हक ही नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा था कि अगर वो प्रेशर लेकर को फैसला देते हैं तो फिर वो इसके काबिल नहीं है। सवाल जो था वो मोहम्मद मालिक, देखें प्रेशर की डेफिनेशन कौन करेगा, इसकी तारीफ कौन करेगा, तशरीह कौन करेगा, और वो किसने करनी है? वो सवाल किया था कि अगर कोई जज जो है हुकूमत के दबाव में फैसला हुकूमत के हक में देता है, नहीं देता तो फिर उसके साथ क्या सलूक किया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर वो प्रेशर नहीं ले सकता तो फिर वो जज रहने का भी काबिल है। यानी उन्होंने हक में बात की। देखें हक में बात इस सेंस मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप उस दबाव की तारीफ कैसे करेंगे, इन्हीं जजेस ने करनी है, या उस दबाव की तारीफ करेगी आपकी आईनी अदालत? और आईनी अदालत में कौन से जज बैठे होंगे? वो जज जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जूनियर हैं, जिसमें चीफ जस्टिस शामिल नहीं है। मुझे बताएं दुनिया में कौन सी ऐसी सुप्रीम कोर्ट है, कौन सी ऐसी अदालत है जहां का चीफ जस्टिस आइन और कानून की तशरीह वाले मुकदमात नहीं सुन सकता? एक चौथे नंबर पे, पांचवें, छठे, और उसमें भी फिर आगे पिक एंड चूज है। एक जज को शामिल किया, उसके अगले को नहीं किया, फिर उससे अगला किया, उससे अगला फिर नहीं किया, पिक एंड चूज की गई है। आप अगर एक सीनियरिटी प्रिंसिपल के तहत भी चलते तो फिर भी ये बात काबिल कबूल थी। तो अभी जो उंगलियां उठ रही हैं वो इसी वजह से उठ रही हैं कि पिक एंड चूज कैसे की गई।
मनपसंद जज क्यों लगाए गए, हुकूमत ने फलां जज को क्यों लगाया, इसकी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। हमें आज तक जुडिशल कमीशन इजलास में वो वजह भी नहीं बताई गई कि इस जज को छोड़ के इसको इस वजह से बेंच में शामिल किया गया है कि इसकी कोई एक्सपर्टीज अब खबर बेहतर है। जुडिशल कमीशन की आपने बात की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला वो जुडिशल कमीशन देखे। देखें, मेरे ख्याल में ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। ये वही बात हो गई कि वो काम जो हुकूमत डायरेक्ट नहीं करना चाहती थी, वो अपोजिशन लीडर का रोल खत्म कर रहे हैं ना। देखिए, अपोजिशन लीडर से रोल खत्म करने की बजाय एक और चीज़ है। आप मुझे ये बताएं कि जुडिशल काउंसिल हो या जुडिशल कमीशन हो या कोई और फोरम आप बना लें, उसके जरिए अगर आप ये तैनाती करते हैं तो अल्टीमेटली उसमें हुकूमत के अरकान या उनके जो हिमायत याफ्ता होंगे वो ज्यादा होंगे। अभी हुकूमत ही करेगी। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कहा कि जो अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत वाला एक अमल था, आप जमहूरियत के अंदर जमहूरी था ना कि दोनों ने इलेक्शन लड़ना है तो दोनों का मुत्तफिक होना जरूरी। और देखें कि अब जमहूरी रवैया तो यही होता है कि आप मुशावरत से फैसला करते हैं। अथॉरिटेरियन अप्रोच ये है कि आप एक फ्रीक को बिल्कुल साइड पे कर दें, अपनी मनमानी करें। और अपनी मनमानी करने का आपने थोड़ा सा तरीका डिफरेंट ये कर लिया कि आपने कहा जी कि जुडिशल कमीशन के जरिए होगा। अब जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन देखें, 13 अरकान हैं। उन 13 में से कम अज़ कम 8 लोग वो हैं जो इस वक्त आपको हुकूमत की तरफ झुकाव रखने वाले मिलेंगे। और माशाल्लाह से जो 5 जुडिशल मेंबरान उसमें शामिल हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सीनियर जजेस 2, उसके बाद आईनी बेंच का सरबरा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो 5वां सीनियर जज बनता है, तो उसको आप 5 को उसमें से भी या 1 या 2 लोग जो हैं वो आपको हुकूमत की तरफ वोट करते हुए नजर आते हैं। अब तक जुडिशल कमीशन में जजेस की तैनाती के हवाले से या आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत के हवाले से जितने भी फैसले किए गए हैं, किसी एक भी फैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने हुकूमत की मुखालफत नहीं की, हमेशा उनके हक में वोट दिया। तो कहीं ना कहीं तो आप अपना वो कहते हैं ना कि अपने आप को गैर जानिबदार जाहिर करने की कोशिश करते, या अपने जो जुडिशल ब्रदर्स आपके साथ बैठे हैं आप उनकी राय से इत्तेफाक कर लेते। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने आज से तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले एक जुडिशल कमीशन इजलास में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उसके वोट हो गए बराबर, उसके हक वाले जो थे वो भी अच्छे हो गए, मुखालफत में भी 6 हो गए, पीछे एक डिसाइडिंग वोट था और वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का था। और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने वो वोट उसकी मुखालफत में दे दिया। यूं सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज शामिल नहीं हुए। अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का इसमें क्या मफाद वाबस्ता है? अगर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब तमाम जजेस को सुप्रीम आईनी बेंच का हिस्सा बनाने का के हक में वोट देते तो वो आईनी बेंच की सरबराही से महरूम हो जाते। वो आईनी बेंच कमेटी, इंतजामी कमेटी जो मुकदमात बनाती है और बेंचेस बनाती है, वो उसकी सरबराही से महरूम हो जाते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 सीनियर तरीन जज उसके रुकन बन जाते, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। तो ये देखें ना, अब यहाँ हमें पता चलता है कि आप आइन और कानून की पसंद की बात करते हैं या अपनी मर्जी और अपने ज़मीर के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली एड अप होती हैं। और इसी वजह से अब भी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब फेवरेट बने हुए हैं। और अब तो जिनकी जानिब से नाम फ्लोट किया जा रहा है, अब जैसे आपने मुनीब साहब का नाम लिया, अब वो किसकी नुमाइंदगी करते हैं, किसकी जानिब से वो गैर सरकारी किस्म के बयानात या एलामिये हैं वो उसकी तर्जमानी करते हैं, वो आपको भी पता है, पूरी कौम को पता है। तो जब नाम वहां से फ्लोट हो रहा है तो मेरे ख्याल में पीछे तो कोई पर्दा रह ही नहीं गया। 27वीं आईनी तरमीम पर जितनी चीज़ें हैं बिल्कुल वाज़ेह है। अब तो कहा जा रहा है कि सियासतदान सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, सियासी तरमीम जो है ये मंजूर हो चुकी। अब देखते हैं, काबीना के इजलास को मुलतवी करके वज़ीर-ए-आज़म साहब आज़रबाईजान में सरमायाकारी ढूंढने गए हैं और वज़ीर आला पंजाब ब्राज़ील चली गई हैं। अंदाज़ा लगाएं इस मुल्क में तरमीम के मामले पर भी, आइन को चेंज करने के मामले पर भी हुकूमत कितनी संजीदा है। मुझे और सईद बलोच साहब को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।